नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पैसा से पैसा निवेश एवं कमाई के असली तरीके के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट रमेश चौहान और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौके की जो शायद इस वक्त भी आपके आसपास मौजूद है, लेकिन अनदेखा किया जा रहा है। आज का विषय है खाली पड़ी संपत्ति को आय के आकर्षक स्रोत में बदलने की रणनीति। दोस्तों, क्या आपके पास या आपके जान पहचान में कोई पुरानी दुकान, खाली गोदाम या इस्तेमाल न होने वाला ऑफिस है? अगर हाँ, तो यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक संभावित कमाई का इंजन हो सकता है। भारत में कोवर्किंग स्पेस, लचीले रेंटल मॉडल, वेयरहाउसिंग और इवेंट स्पेस की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी बदलाव ने संपत्ति मालिकों के लिए नए आय अवसर खोल दिए हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे खाली दुकानों, गोदामों और ऑफिस स्पेस को कमाई के स्रोत में कैसे बदला जाए। कोवर्किंग, वेयरहाउसिंग और इवेंट स्पेस जैसे रेंटल मॉडल कौन कौन से हैं? मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों के मौजूदा बाजार रुझान, कानूनी औपचारिकताएं, टैक्स नियम और जीएसटी से जुड़ी जरूरी बातें और वास्तविक केस स्टडीज जो दिखाती हैं कि सही प्रबंधन से संपत्ति का मूल्य कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप अपनी बेकार पड़ी जगह से नियमित और सुरक्षित आय बनाना चाहते हैं तो यह एपिसोड आपके लिए बेहद काम का है। तो चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं कि खाली जगह कैसे कमाई की जगह बन सकती है। मान लीजिए किसी के पास एक पुरानी दुकान है जिस पर सालों से ताला लगा है, या कोई छोटा सा ऑफिस है जो अब खाली पड़ा है। आज हम उस ताले को खोलकर उसे एक लगातार कमाई देने वाली मशीन में बदलने का पूरा सफर तय करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत में कोवर्किंग और कमर्शियल रेंटल स्पेस की दुनिया के लिए एक तरह की गाइड है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम ये समझेंगे कि अचानक भारत में कोवर्किंग स्पेस की मांग में इतना बड़ा उछाल क्यों आया है, एक खाली जगह को गोदाम से लेकर इवेंट स्पेस तक में बदलने के क्या क्या रास्ते हैं, और सबसे जरूरी, इस काम में कानूनी और टैक्स की उलझनों से कैसे बचा जाए। चलो इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ बड़े शहरों के बड़े निवेशकों की नहीं है। जो आंकड़े और असली उदाहरण हमारे सामने हैं वो दिखाते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव का टीचर या एक छोटे शहर का दुकानदार भी इस मौके का फायदा उठा सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो भारत में काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है। तो सबसे पहले इसी बदलाव की जड़ को पकड़ते हैं। ये कोवर्किंग का क्रेज आखिर आया कहां से? अगर हम बाजार के साइज को देखें तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 2025 तक ये बाजार लगभग 80 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच चुका है और अनुमान है कि 2026 तक ये 100 मिलियन स्क्वायर फीट का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। हाँ, और सोचिए 2020 के मुकाबले 2024 में ऑपरेटर्स ने 3 गुना ज्यादा जगह ली है। 3 गुना? ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला तो है हाइब्रिड वर्क कल्चर। कोरोना के बाद से न तो कंपनियां सबको वापस ऑफिस बुला पा रही हैं और न ही कर्मचारी पूरी तरह घर से काम करना चाहते हैं। उन्हें एक बीच का रास्ता चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। और कोवर्किंग स्पेस यही फ्लेक्सिबिलिटी देता है। दूसरा बड़ा कारण है भारत का स्टार्टअप बूम। स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के बाद हजारों नई कंपनियां शुरू हो रही हैं और उन्हें एक बड़े ऑफिस पर लाखों रुपए खर्च करने और 5 साल के लीज एग्रीमेंट में फंसने के बजाय महीने दर महीने के हिसाब से जगह चाहिए। मतलब ये सिर्फ फ्रीलांसर्स और छोटे स्टार्टअप्स के लिए नहीं है। मुझे लगता था कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें एक डेस्क और कॉफी मशीन की जरूरत होती है। पहले ऐसा ही था, लेकिन अब ये पूरी तरह बदल चुका है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां और यहाँ तक कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज भी इसे अपना रहे हैं। असल में भारत अब एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा फ्लेक्सिबल ऑफिस मार्केट बन चुका है। एक मिनट,
ये जीसीसीज क्या है? ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। और ये जीसीसीज यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स असल में विदेशी कंपनियों के भारत में बने अपने ही ऑफिस हैं जो आईटी, रिसर्च या बैक ऑफिस का काम करते हैं। सोचिए गोल्डमैन सैक्स या माइक्रोसॉफ्ट का बैंगलोर में अपना एक बड़ा सेंटर। ये कंपनियां लंबे लीज में बनने के बजाय फ्लेक्सिबल स्पेस चाहती हैं ताकि वे जरूरत के हिसाब से अपनी टीम को तेजी से घटा बढ़ा सके। इसलिए वे कोवर्किंग ऑपरेटर से 500 या 1000 सीटें एक साथ बुक कर लेती हैं। अच्छा, तो ये गेम अब बहुत बड़ा हो गया है। और क्या ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तक ही सीमित है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। अब नहीं, पुणे और चेन्नई जैसे शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चेन्नई में तो 2021 से अब तक फ्लेक्सिबल स्पेस की मांग 5 गुना बढ़ गई है। ये लहर अब टियर 2 शहरों की तरफ जा रही है। इसी से जुड़ा एक उदाहरण हमारे पास है रमेश का, जो एक छोटे से गांव में टीचर हैं। उन्होंने अपनी पुरानी बंद पड़ी दुकान को कुछ डेस्क और इंटरनेट लगाकर एक छोटे से कोवर्किंग स्पेस में बदल दिया। अब वो महीने के 20,000 रुपए की साइड इनकम कमा रहे हैं। रमेश का उदाहरण सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हकीकत है? एक छोटे गांव में जहां शायद इंटरनेट भी ठीक से न चलता हो, वहां कोवर्किंग स्पेस का आइडिया कितना प्रैक्टिकल है? कहीं ये एक अपवाद तो नहीं? आपका सवाल जायज है। शायद हर गांव में ये मॉडल काम ना करे, लेकिन ये एक बड़े सिद्धांत को साबित करता है कि फ्लेक्सिबल और सस्ते काम करने की जगह की जरूरत अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है। हो सकता है रमेश के यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी आता हो जिसे शांत जगह चाहिए, या कोई स्टूडेंट जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। जरूरत का रूप बदल जाता है, पर जरूरत रहती है। ये साफ है कि मांग की कोई कमी नहीं है, जो हमें सीधे अगले सवाल पर ले आता है। अगर किसी के पास ऐसी कोई खाली जगह है, तो वो इस मांग को पूरा करने के लिए उसे किन किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल, तो हमारे पास 3 मुख्य मॉडल हैं। पहला, गोदाम या वेयरहाउस। दूसरा, ऑफिस या कोवर्किंग स्पेस। और तीसरा, इवेंट स्पेस। चलिए पहले गोदाम की बात करते हैं। गोदाम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक धूल भरी अंधेरी जगह की तस्वीर आती है, लेकिन ई-कॉमर्स की वजह से ये आज रियल एस्टेट का सबसे हॉट सेक्टर है। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां और हजारों छोटे ऑनलाइन सेलर, सबको अपना सामान रखने और पैक करने के लिए जगह चाहिए। यहाँ किराया प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से तय होता है। मेट्रो शहरों में ये 18-25 रुपये प्रति स्क्वायर फीट प्रति महीना है, जबकि टियर 2 शहरों में 12-18 रुपये। लोकेशन सबसे जरूरी है, हाईवे के पास, शहर के लॉजिस्टिक्स हब के करीब। एक मिनट, दिल्ली एनसीआर में 20,000 स्क्वायर फीट का एक छोटा गोदाम महीने के 4 लाख रुपए तक कमा सकता है। मुझे तो लगा था गोदाम सिर्फ कबाड़ रखने के लिए होते हैं। इतनी कमाई कैसे मुमकिन है? इसमें कोई खास बात है या कोई भी गोदाम इतना कमा सकता है? ये कोई भी गोदाम नहीं कर सकता। ये वो स्मार्ट वेयरहाउसेज होते हैं जो मॉडर्न सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। इनमें अच्छी सड़कें, ट्रकों के लिए लोडिंग अनलोडिंग की जगह, सुरक्षा और कभी-कभी तो तापमान नियंत्रण जैसी सुविधाएं भी होती हैं। ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं, बल्कि एक सर्विस है। ठीक है, समझ गया। अब दूसरे मॉडल पर आते हैं, ऑफिस रेंटल यानी कोवर्किंग। ये मॉडल सबसे ज्यादा चर्चित है। इसमें आपको सिर्फ जगह नहीं, बल्कि एक पूरा माहौल देना होता है। डेस्क, आरामदायक कुर्सियां, हाई स्पीड इंटरनेट, मीटिंग रूम, प्रिंटर और शायद एक छोटी सी पैंट्री या कैफे। किराया प्रति डेस्क के हिसाब से रोजाना, साप्ताहिक या मासिक हो सकता है। जैसे बेंगलुरु में एक डेस्क का किराया 5,000 से 10,000 रुपये प्रति माह तक है। तो बस कुछ मेज, कुर्सी और वाईफाई लगा दो और लोग आने लगेंगे। ये इतना आसान तो नहीं लगता होगा? नहीं, इसमें कंपटीशन भी बहुत है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप एक कम्युनिटी बना पाते हैं या नहीं। लोग सिर्फ डेस्क के लिए नहीं आते, वे नेटवर्किंग के लिए, एक प्रोडक्टिव माहौल के लिए आते हैं। अच्छी कॉफी और साफ सुथरे वॉशरूम जैसी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। और तीसरा मॉडल, इवेंट स्पेस, ये मुझे सबसे क्रिएटिव लगा। हाँ, और ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। आप अपनी जगह को किसी भी चीज के लिए किराए पर दे सकते हैं। सुबह बच्चों की आर्ट क्लास, दोपहर में किसी कंपनी की ट्रेनिंग वर्कशॉप और शाम को किसी की सालगिरह की पार्टी। अच्छा, यहाँ किराया घंटे या दिन के हिसाब से मिलता है। मुंबई जैसी जगह पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी का एक दिन का किराया 10,000 से 50,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकता है। मतलब मेरी धूल भरी पुरानी दुकान मंगलवार को एक फैंसी कॉर्पोरेट वर्कशॉप और शनिवार को एक बर्थडे पार्टी होस्ट कर सकती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है।
एक ही जगह से कई तरह की कमाई करने का। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि आपको ये सब अकेले करने की जरूरत नहीं है। स्टोर फ्रेश जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपकी प्रॉपर्टी को लिस्ट करने, बुकिंग मैनेज करने और मार्केटिंग में मदद करते हैं। वो अपना कमीशन लेते हैं, लेकिन आपका सिरदर्द काफी कम कर देते हैं। ठीक है, तो हमने मांग समझ ली, मॉडल समझ लिए, अब बात करते हैं लोकेशन की। हर शहर का बाजार अलग होता है। एक शब्द जो बार बार आता है वो है यील्ड। इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? यील्ड का मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत के मुकाबले आपको किराए से सालाना कितनी कमाई हो रही है। मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की दुकान है और उससे साल का 5 लाख रुपए किराया आता है, तो आपकी यील्ड 5% हुई। ये किसी भी निवेशक के लिए सबसे जरूरी मेट्रिक है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान पर है, लेकिन वहां रेंटल यील्ड सिर्फ 2-2.5% है। वहीं दिल्ली एनसीआर में यील्ड 6.19% तक है। तो इसका मतलब मुंबई में निवेश करना बेवकूफी है, या फिर वहां के निवेशक किराए से ज्यादा प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने पर दांव लगा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये 2 अलग-अलग निवेश फिलॉसफीज को दिखाता है। मुंबई में निवेशक कैपिटल एप्रिसिएशन पर खेलते हैं, मतलब वो इस उम्मीद में पैसा लगाते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी। किराया तो बस एक छोटा सा बोनस है। वहीं दिल्ली एनसीआर या बैंगलोर में निवेशक कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं। उन्हें हर महीने किराए से एक मजबूत स्थिर आय चाहिए। बैंगलोर में आईटी हब होने की वजह से यील्ड 4% से 7.5% तक चली जाती है, जो शानदार है। और हैदराबाद का जिक्र भी है, जहां जीसीसीज की वजह से किराना 11.5% तक बढ़ा है। ये तो एक बहुत बड़ा उछाल है। हाँ, क्योंकि जब कोई बड़ी विदेशी कंपनी शहर में आती है तो वो पूरे इकोसिस्टम को खींच लेती है। इससे ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ती है, जिससे किराए बढ़ते हैं और यील्ड भी बेहतर होती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। अब लड़ाई सिर्फ बड़े शहरों की नहीं है। टियर 2 शहरों में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का बाजार 15% की सालाना दर से बढ़ रहा है। ये छोटे शहरों के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक सुनहरा मौका है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत आकर्षक लग रहा है, और जब कोई चीज इतनी फायदेमंद लगती है तो उसमें कुछ छुपे हुए पेंच भी होते हैं। हाँ, चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, कानूनी और टैक्स से जुड़ी बातें। बिल्कुल। और यहाँ की गई एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सलाह है, अपनी जगह को लीज पर देने से बचें और हमेशा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करें। इन दोनों में क्या फर्क है? सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए कि लीज एक तरह की शादी जैसा है, जिसमें अलग होना मुश्किल हो सकता है। इसमें किराएदार को प्रॉपर्टी पर कब्जे का अधिकार मिल जाता है। अगर कोई किराएदार जगह खाली करने से मना कर दे तो लीज के मामले में आपको सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ओह, लाइसेंस एग्रीमेंट एक डेटिंग जैसा है। इसमें दोनों पार्टियों के लिए बाहर निकलना आसान होता है। इसमें आप सिर्फ जगह इस्तेमाल करने का लाइसेंस देते हैं, कब्जा नहीं। मालिक के अधिकार हमेशा सुरक्षित रहते हैं। वाह, ये तो बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझाने का। मतलब लाइसेंस एग्रीमेंट प्रॉपर्टी के लिए एक तरह का प्रीनप है। और इसके अलावा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको लोकल बिल्डिंग कोड्स, फायर सेफ्टी नियमों का पालन करना होगा। और अगर आप खुद प्रॉपर्टी किराए पर लेकर उसे आगे किराए पर दे रहे हैं, जिसे सबलेटिंग कहते हैं, तो असली मालिक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना अनिवार्य है, वरना ये गैर कानूनी होगा। अब आते हैं सबके पसंदीदा सवाल पे, टैक्स। जो भी कमाई होगी उस पर सरकार को कितना हिस्सा देना पड़ेगा? किराए से होने वाली आय पर 2 तरह से टैक्स लग सकता है। अगर आप सिर्फ खाली जगह किराए पर दे रहे हैं तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लेकिन अगर आप कोवर्किंग स्पेस की तरह फर्नीचर, इंटरनेट, कैंटीन जैसी सुविधाएं भी दे रहे हैं तो ये बिजनेस प्रॉफिट माना जाएगा। अच्छी बात यह है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत आपको कुल किराए पर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। 1 मिनट, 30% फ्लैट डिडक्शन? इसका मतलब मुझे मेंटेनेंस और रिपेयर के बिल नहीं संभालने पड़ेंगे? अगर मेरा असली खर्चा 40% हो गया तो क्या तब भी मुझे 30% ही छूट मिलेगी? हाँ, यही इसकी खूबसूरती है। आपका खर्चा चाहे 10% हो या 40%, आपको टैक्स में छूट 30% पर ही मिलेगी। ये हिसाब किताब को आसान बनाने के लिए आपको हर छोटे मोटे खर्चे का रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। और जीएसटी का क्या नियम है? कमर्शियल प्रॉपर्टी के किराए पर 18% जीएसटी लगता है। नियम के मुताबिक अगर आपकी कुल किराए की आय 1 साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना और जीएसटी चुकाना जरूरी है।
मेरी सलाह यही होगी कि इन मामलों में किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स सलाहकार की मदद जरूर लें। यहाँ खुद एक्सपर्ट बनने की कोशिश महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल सही। तो इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। कोलकाता के एक प्रॉपर्टी मालिक की एक बेहतरीन केस स्टडी है। उनकी एक दुकान काफी समय से बंद पड़ी थी। उन्होंने उसे कोवर्किंग स्पेस में बदलने का फैसला किया। हाँ, उन्होंने उसमें कुछ बेसिक फर्नीचर लगवाया, हाई स्पीड वाईफाई कनेक्शन लिया और लोकल स्टार्टअप्स और फ्रीलांसरों को टारगेट करते हुए सोशल मीडिया पर मार्केटिंग शुरू की। शुरुआत में मार्केटिंग एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे बात फैली और नतीजा ये हुआ कि 6 महीने के अंदर उनकी 50 में से ज्यादातर डेस्क्स भर गईं। 5,000 रुपए प्रति डेस्क के हिसाब से उनकी मासिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, उस दुकान से जो पहले सिर्फ धूल फांक रही थी। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सही रणनीति से छोटी जगह से भी बड़ी कमाई की जा सकती है। तो अगर कोई श्रोता भी ये सुन रहा है और उसकी आंखों के सामने अपनी कोई खाली पड़ी प्रॉपर्टी घूम रही है, तो उसके लिए पहले 2 कदम क्या होने चाहिए? वो आज ही क्या कर सकता है? पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी प्रॉपर्टी की सही रेंटल वैल्यू का पता लगाना। इसके लिए किसी लोकल रियल एस्टेट एजेंट से बात करें या ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स पर अपनी लोकेशन की रिसर्च करें। सही किराया तय करना बहुत जरूरी है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। दूसरा, अगर आप खुद मैनेजमेंट के झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो वीवर्क, ऑफिस या कोवर्क्स जैसे बड़े ऑपरेटर से संपर्क करें। वे पार्टनरशिप मॉडल पर काम करते हैं। प्रॉपर्टी आपकी, मैनेजमेंट उनका और मुनाफा दोनों का। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का सार ये है कि भारत में खाली पड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी को आय के स्रोत में बदलने का ये एक असाधारण मौका है। मांग असली है और तेजी से बढ़ रही है, बाजार मजबूत है और इसे शुरू करने के तरीके भी हर किसी की जरूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबल हैं। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि काम करने के तरीके में आया एक स्थायी बदलाव है। बिल्कुल। रमेश और कोलकाता के प्रॉपर्टी मालिक जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि ये सिर्फ करोड़ों रुपए वाले निवेशकों का खेल नहीं है। सही जानकारी, थोड़ी हिम्मत और एक अच्छी योजना के साथ कोई भी इस बढ़ती हुई लहर का फायदा उठा सकता है। आखिर में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने कोवर्किंग, गोदाम और इवेंट स्पेस की बात की। ये सभी जगह को शेयर करने के आइडिया पर आधारित है। क्या भविष्य में इन शेयर्ड स्पेस का कोई और नया रूप भी सामने आ सकता है, जो आज हम सोच भी नहीं पा रहे हैं? जैसे जैसे हमारे काम करने और रहने का तरीका बदलेगा, हमारी जगहों का इस्तेमाल कैसे बदलेगा? हो सकता है आने वाले समय में हमें शेयर्ड किचन, शेयर्ड आर्ट स्टूडियो या शायद शेयर्ड नैप रूम्स भी देखने को मिले। इस पर जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। खाली संपत्ति से स्थायी और आकर्षक आय कैसे बनाएं। आज हमने समझा कि संपत्ति सिर्फ खरीद फरोख्त की चीज नहीं है, बल्कि सही उपयोग और प्रबंधन से नियमित आय का मजबूत साधन बन सकती है। चाहे वह कोवर्किंग स्पेस हो, वेयरहाउसिंग, इवेंट स्पेस या लचीला ऑफिस रेंटल मॉडल, हर विकल्प में अवसर हैं। बस जरूरत है सही योजना, कानूनी समझ और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने की। याद रखिए, बिना योजना के किया गया रेंटल जोखिम बढ़ा सकता है, लेकिन सही रणनीति के साथ आप अपनी खाली जगह से लाखों रुपए की आय बना सकते हैं। अगर यह एपिसोड आपको उपयोगी लगा हो तो पैसा से पैसा को स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक और यूट्यूब पर जरूर फॉलो और शेयर करें। मैं हूं आपका होस्ट रमेश चौहान। हर शुक्रवार आपके लिए लेकर आता हूं निवेश और कमाई के ऐसे ही व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, खाली जगह समस्या नहीं, अगर सोच सही दिशा में हो। धन्यवाद।